Dissolution of a partnership firm. One of the most important topic from partnership, and one question will be definitely asked in your final exam. Dissolution of a partnership firm, हम ये कहते हैं कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप में, लेकिन अभी हमें एक दो टॉपिक डिसोल्यूशन के बाद करने हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो है आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। और जहाँ तक सिलेबस रिड्यूस की बात आती है तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस में आपका सारा का सारा है, और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन आता है। क्या क्या इस टॉपिक से आ सकता है, आई लेट यू नो। सो वी शुड प्रोसीड, एंड फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसका क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसे हमेशा के लिए क्लोज़ कर देना। क्या कर देना? हमेशा के लिए क्लोज़ कर पार्टनरशिप बिजनेस को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड का मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस का ऑफिस है, क्या वहाँ हम ताला लगाएं और लॉक करके चले गए? नहीं, ऐसे डिसोल्यूशन नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो बताया गया है। बिफोर गोइंग थ्रू what you have to do in dissolution of a partnership firm, I want to tell you the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm। देखिए यहाँ लिखा हुआ है dissolution of partnership और dissolution of partnership यहाँ भी है, बस यहाँ फर्म आ गया dissolution of a partnership firm और यहाँ dissolution of partnership। गर्ल्स, this question, the difference between dissolution of partnership and dissolution of a partnership firm, is very important from examination point of view, and every year 1 mark, or you can say most of the times 1 mark question is asked from differences between dissolution of partnership and dissolution of a partnership firm। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ पार्टनर। पार्टनर के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनमें चेंजेस लाना, उनमें चेंज आना। क्लियर हो गई बात? इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए हैं? जैसे हमें एक टॉपिक करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने देखा होगा चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशन का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो जो पॉइंट लिखे गए हैं, अगर एक पॉइंट में भी चेंज आता है तो हमें पूरा एग्रीमेंट चेंज करना होता है, और उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए क्या डेफिनेशन है चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशन। अब ये बताइए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहले 2 पार्टनर थे ए बी, उनकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, यानी कि पार्टनरशिप डीड थी। अब ए बी की पार्टनरशिप फर्म में सी आ गया, तो अब पार्टनरशिप फर्म कितने पार्टनर्स की हो गई? ए बी सी की। तो अब क्या होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है पार्टनर का वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पार्टनर थे, उनमें से एक का रिटायरमेंट हो गया, 2 बचे, तो यहाँ भी चेंज होगा। 3 पार्टनर थे, उनमें से एक की डेथ हो गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा? चेंज होगा। अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है टूट कर मिलना। जैसे 2 पार्टनरशिप फर्म हैं,
उन्होंने कहा भाई देखो हम दोनों एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं, ना तुम कमा पाओगे ना हम कमा पाते हैं, क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। तो मान लो ये जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ, एक ABC पार्टनरशिप फर्म है और एक XYZ पार्टनरशिप फर्म है, तो दोनों ने अपने आप को तोड़ दिया, बिल्कुल ज़ीरो हो गए और मिलकर इन्होंने एक नई फर्म बना ली जिसे नाम दिया PQR। इसे हम बोलते हैं अमलगमेशन। बेसिकली अमलगमेशन एज ए सब्जेक्ट मतलब अकाउंट्स का ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रेजुएशन में, वहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसमें चेंज आना। देखिए एग्जिस्टिंग रिलेशन किसी भी चीज़ को लेकर चेंज आ सकता है। अगर दो पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आ गया तो एडमिशन हो गया, अब नया एग्रीमेंट बनेगा। मतलब ये जितने भी एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए हैं इन सब में क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसका दूसरा नाम पार्टनरशिप डीड होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने आपको बताया बिजनेस ऑफ द फर्म क्या होता है, डिसकंटिन्यूड हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब एक सवाल आता है सबसे पहले, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हमें करना क्या है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो गर्ल्स पहली सिचुएशन ये है, इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और इसके साथ बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है इसके साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके साथ बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है इसके साथ पार्टनर्स लोन अकाउंट। वो भी हम देखेंगे कैसे बनता है, अभी तो मैं बता रहा हूँ, समझाया तो कुछ भी नहीं है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर आफ्टर दिस कैश या बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है गर्ल्स, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कहलाता है किसमें, आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में। और मेरा जो ये पेन है ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, दिखने में बहुत खूबसूरत है, थोड़ा कॉस्टली पेन था, आप भी देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मुझे कोई सस्ता सा पेन मिल जाता है वो मैं निकाल लेता हूँ। चलिए देखते हैं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट and let me check whether I have blue ball pen or not। चलिए एक और पेन मुझे मिला, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो बेटा मैं बता रहा था कि एक तरीका तो ये है डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये फुल फ्लेज है, अगर ये पार्ट आता है तो 6 नंबर या 8 नंबर में आता है। कई बार ऐसा भी हुआ है 6 मार्क्स में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछ लिया, कई बार ऐसा हुआ है 6 मार्क्स में रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल कैश अकाउंट पूछा है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम फॉलो करेंगे, बट दिस वन इज़ फुल फ्लेज सिचुएशन इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ दिस सिचुएशन डज नॉट कम इन योर एग्ज़ाम, तो क्या सिचुएशन आ सकती है, दूसरी सिचुएशन जर्नल एंट्रीज़। क्या आ सकती है, जर्नल एंट्रीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। एंड गर्ल्स अगेन दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, सो लेट मी टेक another pen if I have। okay, I have red pen so I'll use it। जर्नल एंट्रीज़, इज़ इट क्लियर और नोट, तो आपसे जर्नल एंट्रीज़ पूछी जा सकती हैं। बेटा ये जो जर्नल एंट्रीज़ है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिसोल्यूशन में। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली आपको एक व्हाट्सएप करा है जिसमें मैंने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का एक कंप्लीट असाइनमेंट तैयार करा है। यू हैव नॉट टू डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक बिकॉज आई हैव टाइप्ड ऑल द क्वेश्चंस from T.S. Grewal, or you can say questions asked in previous year exams। So we have to cover around 21 or 22 questions। तो एक तरीका क्या है, ये फुल फ्लेज है, एक तरीका आपका जर्नल एंट्रीज़ का है, और एक तरीका आपका क्या है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन का है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई आपसे पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप ये कहेंगे कि दोनों में डिफरेंस ये होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस फर्म में बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। ये बताइए, एडमिशन आपने पढ़ा, एडमिशन में बिज़नेस कंटिन्यू रहता है, जब नया पार्टनर आता है हम बिज़नेस करते हैं। 3 पार्टनर थे, एक ने रिटायरमेंट ले लिया, आगे बिज़नेस चलता है या नहीं? डेथ हमने करा, 3 पार्टनर में से एक की डेथ हो गई, आगे बिज़नेस चलता है या नहीं? अमलगमेशन में भी होता है। तो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिज़नेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में बिज़नेस कंटिन्यू नहीं रहता। क्लियर हो गई बात? ये इसमें हमेशा के लिए अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होगा और यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज़ करेंगे, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम फिर अकाउंट्स को सेटल कैसे करेंगे, जो प्रॉपर प्रोसीजर है हम वो कैसे फॉलो करेंगे, हमें उसमें करना क्या क्या है, ये चीज़ हमें देखनी है। क्लियर हो गई बात? ये क्या करना है, हमें देखना है कि किस तरह से करना है। गर्ल्स, मैं आपको जो अब बताऊंगा वो है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्या है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट? रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको लर्न करना होगा, सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने रजिस्टर में इसे नोट डाउन करना है और ये फॉर्मेट जो है आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट को आप याद नहीं करते तो यू मे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। अच्छा, मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूं। इसमें आपको गुडविल की कोई एंट्री नहीं करनी, जैसे आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करी। एडमिशन में आप गुडविल की करते थे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते थे, रिटायरमेंट और डेथ में आप गेनिंग रेशो में बांटते थे। क्लियर है बात या नहीं? तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरा, एडमिशन में आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे, रिटायरमेंट डेथ में आप गेनिंग रेशो निकालते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइदर यू हैव टू कंप्यूट सेक्रीफाइसिंग रेशो नॉर यू हैव टू कंप्यूट गेनिंग रेशो। इज़ इट क्लियर? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना और यहाँ बैलेंस शीट भी नहीं बननी, बल्कि क्या बनना है, कैश और बैंक अकाउंट बनना है। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, सर व्हाई नॉट टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस? बेटा याद रखना, बैलेंस शीट उस सिचुएशन में बनती है जहाँ पार्टनरशिप बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया जाता है। देखिए, एडमिशन में पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहता है, रिटायरमेंट में पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहता है, डेथ में पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहता है। क्लियर हो गई बात? ये चेंज अभी हमने नहीं करा, उसमें भी कंटिन्यू रहता है, अमलगमेशन में भी रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस में हमें अकाउंट सेटल करने होते हैं। ठीक है, हमेशा के लिए अकाउंट सेटल करके बिल्कुल सब अपने अपने रास्ते चले गए, आप अपने घर और दूसरे लोग अपने घर। कोई रिश्ता नहीं होगा पार्टनर्स में और पार्टनरशिप फर्म में, हमेशा के लिए सब अलग हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से। तो इस वजह से हम बैलेंस शीट इसमें नहीं बनाते। क्लियर हो गई बात? ये अब देखिए, आपको क्वेश्चन ये तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने का। आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन या कैश अकाउंट एक साथ पूछ सकते हैं, या जर्नल एंट्रीज़ आपकी आ सकती हैं, या मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। मिसिंग इन्फॉर्मेशन का 6 नंबर का क्वेश्चन आया था 2015 में, यानी कि जिस साल अकाउंट्स का पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, बीएसटी का चेंज हुआ था, अकाउंट्स का चेंज हुआ था, वो ईयर था 2015। वो ईयर था 2015 का ईयर था। और ये कंफर्म नहीं था कि पेपर का पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि सीबीएसई ने पहले से कुछ नहीं बताया था। तो रिसेंटली सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर इशू करा था, और सैम्पल पेपर इशू करके उसमें पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग था, जिसमें स्टोरी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2015 में डिसोल्यूशन में एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया था। लेकिन पिछले सालों में ये देखा गया है कि डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्रीज़ काफ़ी पूछी जाती हैं। जर्नल एंट्रीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन
आप इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से कमांड तब कर सकते हैं जब आप मेरी बताई हुई एक एक बात को फॉलो करें और जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लाइव क्लासेस या रिकॉर्डिंग, उसे अच्छे से आप प्रिपेयर करें। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन कैसे गिवन हो सकता है। तो देखिए, आपको ये बैलेंस शीट गिवन होगी। क्या होगी? ये बैलेंस शीट गिवन होगी। ये रही आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? कैश इन हैंड, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है? कैश एट बैंक। अपार्ट फ्रॉम इट देयर विल बी मैनी असेट्स लाइक मशीनरी, लाइक फर्नीचर, लाइक यू विल बी गिवन डेटर्स एंड यू चेक। डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस करेंगे। ये प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से ये रहा। फिर इसके बाद हमारा गुडविल भी आता है इसमें, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट, यू विल बी गिवन, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेंट्री आ जाएगा, यानी कि स्टॉक, और बहुत सारी असेट्स यहाँ पर दिखाई जाती हैं, ठीक है। लिस्ट गोज ऑन। लाइबिलिटीज़ में आपको पता है पहले तीनों पार्टनर्स का कैपिटल आ जाएगा, एक्स कैपिटल। फिर यहाँ पर आ जाएगा वाइस कैपिटल, ये आपका आ गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आ गया जेड्स कैपिटल, ठीक है। क्या आ गया? जेड्स कैपिटल आ गया। ये तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल आ गए। देखिए, याद रखिएगा आप मेरी बात, अगर पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस लाइबिलिटीज़ में गिवन हैं तो वो कहलाते हैं पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस। क्लियर है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि तीनों पार्टनर्स के जो क्रेडिट बैलेंसेस वो लाइबिलिटीज़ में ही बैलेंसेस गिवन हो। ऐसे कई क्वेश्चन असाइनमेंट में हैं जहां अगर पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर का कैपिटल आपको क्रेडिट में लाइबिलिटीज़ में दे रखा है, एक का डेबिट में दे रखा है। वो जब सॉल्यूशन हम करेंगे तब मैं उसका मीनिंग भी बता दूंगा और वहाँ कर भी लेंगे। फिर बेटा यहाँ पर दे रखा है आपको एक्स वाइफ लोन, ठीक है, एक्स की बीवी का लोन। क्लियर है बात? और ये आ गया वाइज लोन, कोई बात नहीं। लाइबिलिटीज़ आपको पता है और क्या क्या हो सकती हैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आपका आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं यहाँ पर, और वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जो हमने करे थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ जनरल रिज़र्व, क्लियर है, आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, पीएनएल अकाउंट। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के। इसी तरीके से यहाँ एक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस आपको गिवन हो सकता है। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ़ यू आर गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन लाइबिलिटीज साइड, बिकॉज दिस साइड इज लाइबिलिटीज साइड. If you are given profit and loss account in liabilities side, it means this one is profit. Similarly, if you are given P&L account in asset side, it means this one is loss. Is it clear? तो ये जो P&L होता है ये profit होता है और ये जो P&L होता है ये क्या होता है? loss होता है. Girls, along with balance sheet, you will be given certain adjustments. What will you be given? Certain adjustment. With the help of adjustments and balance sheet, you will prepare what? Realization account, partners capital account, partners loan account and cash or bank account. Is it clear? Now ये आपको गिवन होगा. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ, यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ना पार्टनरशिप बिजनेस की, वो 2 तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं. कितने तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं? 2 तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं पार्टनरशिप बिजनेस की. एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी और एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी. क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी और एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी. याद रखना, पार्टनर्स का जो लोन होता है, जैसे ये वाई का लोन, वाई कौन है? पार्टनर. पार्टनर का जो लोन होता है वो इंटरनल लाइबिलिटी है. क्या है? पार्टनर का लोन इंटरनल लाइबिलिटी. लेकिन अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर के भाई का लोन है, पार्टनर के फादर मदर बच्चों का लोन है, तो वो एक्सटर्नल में आएगा. तो ये वाई का लोन था, वाई क्योंकि पार्टनर है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है. और एक्स की वाइफ का लोन, अगर एक्स का लोन होता
तो मैं कहता भाई ये इंटरनल है, लेकिन उसकी बीवी का लोन है तो ये क्या है, एक्सटर्नल। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, और ये सारे रुके हुए प्रॉफिट्स हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई कुछ इस तरह की आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, एंड देयर विल बी सम एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं वो हमें देखना है। तो गर्ल्स, नाउ वी विल स्टार्ट फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट विल वी स्टार्ट, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और याद रखना ये जो फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 8 मार्क्स के टॉपिक्स हैं ना, ये चारों, इनमें सबसे मेन है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया तो आप पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस, ये कैश अकाउंट या पार्टनर्स लोन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, जैसे आप देखते हैं घर में जो खाना बनता है या डिशेस बनती हैं, डिफरेंट डिशेस, ठीक है, आप देखते हैं कि सेम डिश कुछ लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं बनाते। दे ट्राई अप टू देयर लेवल बेस्ट, बट डिश डज नॉट कम आउट टू बी वेरी डिलीशियस। वाई? सारा खेल किसका होता है, स्पाइसेस का होता है। सारा खेल किसका होता है, स्पाइसेस का होता है, कि आप मसालों को किस तरीके से मसालों के साथ खेलते हो। ठीक है, तो वही चीज़ क्या है यहाँ पर है डिसोल्यूशन में, कि आपको सारा खेल किसका है, रियलाइजेशन अकाउंट का है। अगर ये अच्छे से आपका हो जाता है तो फिर दूसरे अकाउंट में भी आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। तो देखेंगे हम जादू, और जादू से क्या होगा। देखिए ये डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है। अब जादू देखिए, मैं इस पेज को हटा दूंगा तो मेरे सामने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आ जाएगा। ये क्या आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट का मेरे सामने फॉर्मेट आ गया। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है आपके सामने, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अपने रजिस्टर में कॉपी करना है। क्या करना है आपको, इसको अपने रजिस्टर में कॉपी करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को। देखिए एडमिशन में आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिटायरमेंट में आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, डेथ में भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बट रियलाइजेशन अकाउंट में आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यानी कि यहाँ रिवेल नहीं बनता, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। क्लियर हो गई बात ये। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इसे हम क्यों बनाते हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब पार्टनरशिप बिजनेस बंद होता है ना, यानी कि डिसकंटिन्यू होता है, क्लोज करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस की बैलेंस शीट तो आपने देख ली किस तरीके से होती है। इस बैलेंस शीट में पार्टनरशिप फर्म की असेट्स भी होती हैं और पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। क्या होती हैं, पार्टनरशिप फर्म की असेट्स भी होती हैं और पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। लाइबिलिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं इंटरनल और एक होती हैं एक्सटर्नल। जैसे ही पता चलेगा पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन, जो लेनदार हैं मांगने वाले वो आ जाएंगे घर के बाहर, घर के बाहर नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लाओ जी हमें दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी देखो जी मिलेगा सबको, सबको मिलेगा लेकिन तरीके से मिलेगा। क्या होगा, सबको मिलेगा लेकिन तरीके से मिलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ वो तरीका क्या है। पार्टनरशिप बिजनेस के सामने अब जो एक सिचुएशन है वो ये है कि उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और इंटरनल लाइबिलिटीज़, उन्हें सबसे पहले पे करना है। ठीक है, तो याद रखना डिसोल्यूशन में जो लाइबिलिटीज़ सबसे पहले पे होती हैं उनमें पहली प्रेफरेंस एक्सटर्नल वालों को होती है। किसको होती है, एक्सटर्नल वालों को। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ विल बी पेड फर्स्ट, आफ्टर दैट इंटरनल लाइबिलिटीज़ विल बी पेड। सवाल ये है लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए पैसा कैश कहाँ से आएगा, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पार्टनरशिप बिजनेस करेगा क्या, जितनी भी असेट्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस की,
चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। व्हेन आई से रिकॉर्डेड असेट्स इट मीन्स असेट्स मेंशन्ड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो असेट्स मेंशन्ड होती हैं उन्हें हम रिकॉर्डेड असेट्स बोलते हैं, और जो असेट्स आपकी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होती, अब हम पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, पता चला एक कोने में टाइपराइटर था जो बैलेंस शीट में लिखने से रह गया था, ये क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट्स। क्लियर हो गई बात ये। तो हम करते क्या हैं, जितनी भी रिकॉर्डेड असेट्स हैं या अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं सबको इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, और फिर हम एक दिन ऑक्शन का डिसाइड करते हैं जिस दिन बोली लगती है। उस ऑक्शन में पार्टनरशिप बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं वो भी अलाउड होते हैं। उस बिज़नेस में पार्टनरशिप बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं वो भी अलाउड होते हैं। उस ऑक्शन में क्या होता है, बोली लगाई जाती है और पार्टनरशिप बिजनेस की असेट्स को बेचा जाता है। उन असेट्स को बेचकर जो पैसा आता है फिर उससे लायबिलिटीज़ पे होती हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा भी हो सकता है और हमें नुकसान भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये फ़ायदा और नुकसान किस में बढ़ता है, पार्टनर्स में बढ़ता है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखिए, मैं डिसोल्यूशन के पूरे टॉपिक में मैं ना तो आपके लिए न्यू रेशो का वर्ड यूज़ करूँगा और ना मैं गेनिंग रेशो का वर्ड यूज़ करूँगा, ना मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, सच टाइप ऑफ वर्ड्स लाइक न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आर नॉट यूज्ड एट ऑल। बस एक ही रेशो होती है, उसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहा जाता है। इसमें हम ना तो न्यू रेशो निकालते हैं, ना सेक्रीफाइसिंग रेशो, ना गेनिंग रेशो हम निकालते हैं। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गई। चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ हम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो गर्ल्स, एक चीज़ ये नोट डाउन करिए, जब हम असेट्स को इकट्ठा करेंगे, असेट्स को बेचेंगे, बेचकर हमारे पास पैसा आएगा, हम लायबिलिटीज़ पे करेंगे, फिर हमारा फ़ायदा नुकसान भी होगा। तो इन सब को करने के लिए एक अकाउंट आपको सजेस्ट किया गया है। इन सब को करने के लिए आपको एक अकाउंट सजेस्ट किया गया है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है जिसका नाम? रियलाइजेशन अकाउंट है। क्लियर हो गई बात। जिसका नाम क्या है गर्ल्स? रियलाइजेशन अकाउंट है। अगर बैकग्राउंड में आपको लगे कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, आवाज़ आ रही है, तो समझ जाना ये एसी की आवाज़ है। क्लियर हो गई बात ये। तो चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की मैं बात करता हूँ। तो चलिए देखिए, स्क्रीन के सामने आपके पूरा फॉर्मेट है। बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल होता है। ठीक है, नॉमिनल का रूल कहता है सारे खर्चे, सारे नुकसान डेबिट, सारे फ़ायदे, सारी इनकम क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। तो दिखाने का तरीका क्या होता है? देखिए, ये आपको मैंने बैलेंस शीट बताई थी या नहीं? इसके डेबिट में असेट्स में बहुत सारी असेट्स हैं। क्लियर हो गई बात। क्या हैं? बहुत सारी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट का, ध्यान से सुनिएगा, द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज़ टू कॉपी ऑल दी असेट्स गिवन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहला स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट का ये है कि असेट्स में जितनी भी असेट्स दे रखी हैं, एक्सेप्ट किन्हें छोड़कर, मैं बता रहा हूँ, सारी असेट्स कॉपी कर दीजिए एज इट इज़, जिन फिगर्स पे दे रखी हैं, यानी कि बुक वैल्यू पर। ये जितनी भी असेट्स दे रखी हैं सारी की सारी आपको कहाँ कॉपी करनी है? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, एक्सेप्ट किन्हें छोड़ेंगे आप? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी कि कैश को आपको नहीं लेना क्योंकि उसके लिए कैश अकाउंट बनता है। तो एक तो आप कैश को नहीं लिखेंगे, जैसे ये आपको कैश दे रखा है। दूसरा, आप कोई भी रुका हुआ लॉसेस यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं लेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। नंबर 1 क्या नहीं लेंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नंबर 2 एक्यूमुलेटेड लॉसेस आप नहीं लेंगे। और एक तीसरा होता है, अगर किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दे रखा है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में जाते हैं।
एक्यूमुलेटेड लॉसेस पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं और नेगेटिव बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स दे रखी हैं आप सारी एसेट्स उठाओ और उसी फिगर पे यहाँ लिख दो। क्या करो, उसी फिगर पे आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने 2 लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, एज इट इज़ लिख दिया बैलेंस शीट से उठाकर। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको यहाँ पर गुडविल दे रखी है, देखिए एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में अगर बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आती है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं, हम उसे कैंसिल कर देते हैं। किस में कैंसिल करते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। लेकिन याद रखिएगा डिसोल्यूशन में हम गुडविल को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अदर असेट्स को करते हैं, यानी कि गुडविल को दूसरी असेट्स की तरह हम रियलाइजेशन की डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मैंने क्या करा, सारी असेट्स कॉपी कर दी। क्लियर हो गई बात। और ये जो फिगर है ना, मैंने अपने पास से नहीं लिखी, ये सारी फिगर्स हैं बुक वैल्यू। क्या है, ये सारी फिगर्स बुक वैल्यू हैं जो बैलेंस शीट से एज इट इज़ आप कॉपी कर दोगे। क्या कर दोगे, आप बैलेंस शीट से एज इट इज़ कॉपी कर दोगे ये सारी असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। इस वजह से ये सब मैंने कहाँ लिखा, डेबिट साइड में लिखा। गर्ल्स, ये पहला स्टेप है आपका रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, सारी असेट्स बैलेंस शीट से कॉपी कर दो, 3 को छोड़कर, कैश के बैलेंस को छोड़कर, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस छोड़कर, या एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसे छोड़कर। तो देखिए मैंने यहाँ एक बात लिख दी, विल बी ट्रीटेड एज एन असेट लाइक अदर असेट्स, यानी कि इस गुडविल को आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे अदर असेट्स को करा, आपने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अदरवाइज़ यही क्वेश्चन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता तो मैं इसे राइट ऑफ करता। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी असेट्स मैंने यहाँ कॉपी कर दी। एक चीज़ नोट करिएगा, मैंने यहाँ डेटर्स लिखे थे सपोज़ 20,000 रुपये। कितने के हैं मेरे डेटर्स, 20,000। और ये मेरा प्रोविज़न कितना है, 2,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 18,000। बेटा आपको पता होना चाहिए ये जो डेटर्स होते हैं ये फिगर कहलाती है ग्रॉस फिगर। क्या कहलाती है, ग्रॉस फिगर। और ये जो प्रोविज़न माइनस करके आती है ये कहलाती है नेट फिगर। क्या कहलाती है, ये नेट फिगर। अब सवाल ये उठता है कि ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर मेरा डेटर्स कितना है 20,000 और प्रोविज़न कितना है 2,000, आउटर में आया 18,000। जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो मैं सारी एसेट्स यहाँ डेबिट में लिखूंगा। देखिए मैं क्या करूँगा, सारी एसेट डेबिट में। अब डेटर्स की बारी आती है, मैं यहाँ जो ये डेटर्स का अमाउंट गिवन है ये मैं यहाँ पर 18,000 लिखूँ या 20,000 लिखूँ। सवाल ये होता है, आप यहाँ 18,000 लिख सकते हैं प्रोविज़न माइनस करके, लेकिन जो बेहतर तरीका है और जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आप डेबिट में क्या लिखें, 20,000 रुपये डेटर्स के। क्या लिखेंगे, 20,000। और फ़ौरन इमीडिएटली अगर प्रोविज़न माइनस है तो आप यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे 2,000 रुपये। क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे 2,000। तो बेटा इफ़ेक्ट तो वही आएगा, 20,000 में से 2,000 जाएगा, नेट फिगर कितनी आ जाएगी, 18,000 जो यहाँ पर दे रखा है। लेकिन यही तरीका